न्यूरोलॉजिस्ट ओपी यादव और आपने देखना शुरू किया है वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम कॉफी विद ओपी। आज मुझे कॉफी पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे समय से स्पोक्स पर्सन, कई बड़े ओहदों पर रहे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता ओमकार नाथ सिंह। आज मैं उनके आवास पर हूँ। लंबी इंतजार के बाद आज मैं उनके साथ हूँ। उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे पूरी उनकी सियासी तस्वीर, सामाजिक तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर और व्यक्तिगत कैरेक्टर उनका क्या है, कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमकार नाथ सिंह जी की और शुरुआत करेंगे उस गांव की जिसको रामपुर लहुआ कला के नाम से जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ यूं ही कई दशकों से चर्चा में है, कई लोगों की वजह से। लेकिन जिस गांव की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक आईपीएस, तीन आईपीएस, एक आईएएस अधिकारी और 4 विधायक इस गांव से हुए और एक एक्स एमपी। 1957 में कालिका सिंह ने, जो राजपूत समाज से थे, उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव आजमगढ़ से जीतकर इस गांव का नाम रोशन किया और पूरे विश्व में इस गांव का डंका बजा। इस गांव से 4 विधायक चुनाव जीते। एक ही समाज के, एक ही परिवार का गांव। अलग अलग परिवार अब बड़े हो गए हैं, अलग अलग कहीं बस भी गए हैं। राजपूत बाहुल्य गांव रामपुर लहुआ कला और उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं जिनके साथ आज मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ओमकार नाथ सिंह जी। सिंह साहब, स्वागत है आपका कॉफी विद ओपी में। सिंह साहब, मैंने शुरुआत किया रामपुर लहुआ कला के बारे में। इस गांव में आपका जन्म हुआ, उसकी जो इस गांव में आपका जीवन बीता, इसको कैसे देखते हैं? एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस गांव में आप जन्मे, जहां आपकी परवरिश हुई, उस गांव से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 विधायक, कई आईपीएस, कई आईएएस, अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और राजपूत बाहुल गांव, 10,000 की संख्या वाला गांव और एक तरह से पॉलिटिकल पोटेंशियल का गांव, कैसे देखते हैं आप? ये गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भवनाथ का वंश है। भवनाथ राय की उपाधि थी। हम लोग फतेहपुर से आए, हमारा गोत्र गौतम है और गौतम गोत्र के लोग ही इस गांव के अंदर पूरा बसे और कोई दूसरी मिलावट नहीं है। और हम लोग का इत्तेफाक से आपसे बताएं कि जो हमारा परिवार है, हमारे यहाँ का जो हमारा ग्रैंड सन है, वो भी पूरे गांव का बाबा लगता है। हम 7 पीढ़ी सबसे ऊपर, तो ये शुरू से चला आ रहा है। और इस गांव की विशेषता ये है कि जब कोई भी व्यक्ति चुनाव में जाता है तो पूरा गांव एक हो जाता है, वहाँ विचारधारा खत्म हो जाती है, सब उसके पीछे करता है। ये शुरू से चला आ रहा है। सर, इस गांव से जैसे कालिका सिंह 1952 में आप देखिए, कालिका सिंह जी 1952 में एमएलए हुए। 1957 में वो चले गए पार्लियामेंट लड़ने के लिए। 1957 में सतदेव सिंह जी वहाँ से हुए। फिर उसके बाद बीच में और भी लोग होते गए। फिर श्री प्रकाश सिंह, सतदेव सिंह जी के लड़के थे, वो 1984 में एमएलए हुए, फिर 89 में एमएलए हुए। उसके बाद फिर 91 में चुनाव हुआ, जिसमें फिर ये लोग दोनों लोग लड़ गए थे, श्री प्रकाश सिंह और नरेंद्र सिंह, तो दोनों लोग आ गए। उसके बाद फिर नरेंद्र सिंह लड़े और नरेंद्र सिंह जीत गए। तो 4 विधायक इस गाँव ने दिए, एक एमपी इस गाँव ने दिया। सिंह साहब, आप और पढ़ने लिखने में भी आपसे बताएं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोग हैं। 2 तो आईपीएस है और 1 आईएएस है। वो हमारे भाई विजयनाथ सिंह जी थे, एक अजय सिंह, और एक अजय सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह हैं, जो सतदेव सिंह के पोते हैं। अजय भी उनके एक पोते हैं। ये दोनों लोग रिटायर हो गए हैं और यूटी काडर में आईएएस थे और आईपीएस, ये दोनों लोग। और विजयनाथ सिंह यूपी काडर में पुलिस अफसर थे, पीपीएस से आईपीएस हुए और डीआईजी से। सिंह साहब, आप जिस गांव से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, एक बड़ा नाम खासकर राजपूत पॉलिटिक्स का अमर सिंह जी का समाजवादी पार्टी में नंबर 2 लंबे समय था। अभी आप देख ही रहे हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप राजपूत बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में, खासकर आजमगढ़ से जो राजपूत लीडरशिप है, जिस तरह से आपका उभार हुआ है पिछले 2 दशक में, जब से आप रिटायर होकर के सियासत में आए,
एक बड़ा मौजूद प्रश्न बनता है, आपके संबंध, मैं आऊँगा, डेप्थ में आऊँगा, जब से आप जॉब पे आए, जिस तरह के पद पर रहे 1974 से लगातार, श्रीपद मिश्रा, वीर बहादुर सिंह जी लगातार आपसे, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जी, लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का, और उनके व्यक्तिगत संस्मरण भी हैं आपके जीवन में, जो मैंने कहा कि जीवन के अछूए पहलू, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में लगातार चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, और आपके आजमगढ़ से जैसे राम नरेश यादव जी आए, उनके भी संस्मरण आपके साथ। जो विचारधारा है देश में, चाहे मार्क्सवाद की विचारधारा हो, चाहे गांधीवाद की विचारधारा हो, चाहे दक्षिण पंथ की विचारधारा हो, चाहे समाजवाद की विचारधारा, नेताजी की भी आप नजदीकी रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा साहब के भी नजदीकी रहे, समाजवाद की विचारधारा को छोड़कर आपने गांधीवाद और कांग्रेस का रास्ता क्यों चुना, क्या कहा? देखिए, एक चीज तो आप ये मान लीजिए, देश वही विकसित करता है जिसमें सारी धर्मों और जातियों का समावेश हो और एक दूसरे से मिलकर। कभी भी वो देश विकसित नहीं कर सकता है जिसमें एक धर्म की प्रधानता हो या एक जाति विशेष। आप देख लीजिए, इस्लामिक कंट्रीज को ले लीजिए, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी पावरफुल हो जिससे कि दुनिया घबराती। और ऐसा नहीं है कि वहां पर और लोगों धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां भी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से वहां पर वो पावरफुल वो कंट्री नहीं हो पाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हुई हैं, जैसे यूएस है, आपका यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका स्पेन है, आपका फ्रांस है, यूएस है, आपका यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका स्पेन है, आपका फ्रांस है। ये सारी चीजें जो है, कम्युनिज्म में दो देश जरूर ताकतवर हुए, जैसे यूएसएसआर था जो कि टूट गया है और छिन्न हो गया है, खाली रूस एक ऐसा रह गया है जिसमें कुछ ताकत है, और चाइना में भी कम क्या हो ये कुछ जान सकता। इसलिए देश वही तरक्की कर सकता है और वही आगे बढ़ सकता है जिसमें सभी धर्मों की प्रधानता हो, सभी धर्मों का समावेश हो, सब एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहे। इसलिए मैंने गांधीवादी विचार कांग्रेस पोल की बात करती है, कांग्रेस पोल की बात। देखिए, ये हमारे पार्टी की मेन स्तंभ है और हमारी पार्टी की आन बान शान है। इन दोनों नेताओं पर ही पूरी पार्टी का दारोमदार इस पर लगा हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी इन लोगों पर पूरा भरोसा रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ये पार्टी को आगे ले जाकर बढ़ाएं। वो जो प्रयास कर रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर जिस मेहनत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कम लोगों को आपने बढ़ते हुए देखा होगा। जैसे मोरारजी देसाई जी 82 वर्ष की उम्र में प्राइम मिनिस्टर हुए थे, आजुब नहीं कि इसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी इनके पास भी आ जाए। तो हमारे नेता इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, राहुल जी ने मामूली मेहनत नहीं किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी पद यात्रा कोई भी इस तरह से कर नहीं सकता। और जिस परेशानी में उन्होंने किया, वो जो उन्होंने अपना बयान किया था, वो भी इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं और जिस तरह से वो लगी हुई है जी जान से, हताश बिल्कुल नहीं हुई कि कोई चीज़ गड़बड़ी हो जाती है तो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हताश नहीं है, पूरे लगन के साथ कर रही है काम। और पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस इस समय जो है एक पैर पे खड़ी। सबको थोड़ा सा जरूर होता है भाई कि हम कम सीटों पे लड़ रहे हैं, ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को इसका मलाल नहीं है। शुरू में होता है, लेकिन चुनाव आ गया मैदान में तो अब पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और इस समय यहाँ पे पहला मौका है कि अगर हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो अध्यक्ष कोई कार्यवाहक नहीं हुआ है। चंद्रशेखर जी का जीवन एकदम सफेद कागज की तरह से था, पूरा एकदम कोई चीज छुपाते नहीं थे और कुछ नहीं करते थे। जिसका साथ देते थे मर्दानगी के साथ देते थे, चाहे वो जैसा भी हो। हमको बहुत स्नेह करते थे, जैसे वीर बहादुर जी हमको स्नेह करते थे, वैसे ही चंद्रशेखर जी हमको स्नेह करते थे। और इतना स्नेह करते थे कि जब वो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं थे, एक बार आए थे स्टेट गेस्ट हाउस में, मेरी पोस्टिंग थी और वो VVIP गेस्ट हाउस में थे। उनको कुछ वहाँ पर असुविधा आई, नाराज होने लगे तो शर्मा जी उनके प्राइस सेक्रेटरी थे, इससे बढ़िया तो ओंकार सिंह जी क्या चलते हैं, फिर ओंकार यहाँ है तो उन्होंने कहा कि चलो वही चलते।
वो सीधे स्टेट गेस्ट हाउस आ गए, हमारे घर पर था, उसमें सवेरे 9 बजे का टाइम था। मैंने वो आते रहेंगे अपना, चलो वहीं से चला जाए। तो उन्होंने सरपंच जी कहा, अरे भाई वो पहुँच रहे हैं, देखिए आप आइए। मैं तुरंत अपने आदमी से कहा, भाई जो VIP रूम में छोड़ो और जितने भी क्या कहते हैं रूमों का है वो खोल देना, मैं आ रहा हूँ, तैयारी करो। तो इस तरह का उनका संबंध था। जब आजम खान हमसे नाराज हो गए थे और हम सस्पेंड हो गए थे, तो चंद्रशेखर जी ने ही मुलायम सिंह जी से बात की और कहा था कि कब इसको रीइंस्टेट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने में कर देंगे। तो 2 महीने में हो जाएगा ना, कौन सा महीना होगा 2 महीने में, कुछ उन्होंने 10 कहा होगा, क्या तो 2 महीने का तो ऊपर नहीं होना चाहिए, तो कह के रख दिया। इस तरह की मदद तो किया। सिंह साहब, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, उत्तर प्रदेश में अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। मैं आगे आ रहा हूँ। 89 में मुलायम सिंह यादव देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने। आपने उल्लेख भी किया मुलायम सिंह यादव जी का। 2 मुख्यमंत्रियों की चर्चा मैं जरूर करूँगा, कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी। इनके जो संस्मरण है, कैसे देखते हैं इनके जीवन? देखिए, एज चीफ मिनिस्टर मैं जो किताब लिख रहा हूँ उसमें मैंने देखिए, कोई भी जो चीफ मिनिस्टर होता है उसमें बड़ी क्वालिटी, उसकी जो अयोग्यता होती है या उसकी जो नाराजगी होती है, जो उसमें कमी होती है, वो एक दूसरी तरफ। लेकिन वो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बहुत मेहनत करता है और वो चारों तरफ अपना दिमाग खुला रखता है, कैसे किसको जोड़ना है, कैसे किसको हटाना है। आप समझिए कि मुलायम सिंह जी बहुत कद्दावर नेता थे, मुलायम सिंह जी बहुत कद्दावर नेता, और उन्होंने ये प्रूफ करके कई बार दिखाया। लेकिन मुलायम सिंह जी भी जब अकेले में रहते थे तो वो कहते थे कि हमसे बहुत अच्छे वीर बहादुर सिंह जी के बहुत कायल थे। और आपको मालूम नहीं है कि वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन 51 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, और वीर बहादुर सिंह जो कहते थे मुलायम सिंह जी उसके तो इधर उधर हिलते नहीं थे, उतरे करते थे, ऐसी राजनीति थी। लेकिन वही मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कई बार अपने को प्रूव किया कि उनसे समझदार, उनसे क्या कहते हैं चालाक राजनेता कोई शायद ही। सिंह साहब, वैचारिक रूप से आप बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं दक्षिण पथ से। कल्याण सिंह जी के कार्यकाल को और कल्याण सिंह जी के व्यक्तिगत जीवन को कैसे देखते? व्यक्तिगत जीवन पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, साधारण सादे विचार के थे। एक उनका वाक्य सुनाऊंगा आपको, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़े, इसमें मैं धमक की सरकार, धमक की सरकार ईमानदार आदमी। उनका किस्सा मैं सुनाऊं कि जब वो चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने हमको बुलाया, हमको बहुत मानते थे, चलेंगे ओंकार सिंह बिहार इंपोर्टेंट चलना है। हमने कहा चलिए, क्या करेंगे, चलो मचका से भी लेना। तो वीर बहादुर जी का हमने जमाना देखा था, वो जब कहीं जाते तो कोई सामान वामान लेने के लिए तो वो खूब कपड़े भी लिया करते थे। तो हमने कहा वहाँ चीफ मिनिस्टर चल रहा है, तो हम देखना चले, हमने रेजिडेंट कमिश्नर को फोन किया कि आप हमारे CM जा रहे हैं आपके यहाँ। तो उन्होंने बेचारों ने वहाँ व्यवस्था की, हम लोग पूरी टीम लेकर पहुंचे। उनके साथ 5 लोग गए, लालजी टंडन थे, राजेंद्र गुप्ता थे, ओम प्रकाश सिंह थे और ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे और कल्याण सिंह। ये 5 लोग गए, वहाँ गए, उन्होंने देखा था कि 2 तो कुर्ते कपड़ा लिया, चले आए। बात आई गई हो गई। फिर 3-4 महीने के बाद उन्होंने कहा ओंकार सिंह बिहार में पूरे चलना है। तो हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा कि सर क्या लेना है, कि सिल्क का कुर्ता लेना है। हमने कहा नहीं, मंगा देते हैं, बड़ी बदनामी होती है। क्यों? तो हमने बदनामी कहते हैं चीफ मिनिस्टर बड़ा गरीब है, तो जो कुर्ता लेता था 2 कुर्ता हम लेते हैं, उससे ज्यादा क्या वो कोल्ड ड्रिंक मिला देता है। खूब हंसे वो। उन्होंने इस बात को सबसे कहा, भाई देखिए ओंकार सिंह क्या कह रहे हैं, कह रहे ऐसा कैसे तो मंगा ही दो, अब हम नहीं जाएंगे। तो हमने वहां से कपड़ा मंगा दिया, फिर उन्होंने 2 कुर्ता लिया, चले गए। तो कल्याण सिंह जी ये अपना पर्सनल ईमानदार बहुत थे, उसके साथ में उनके लोग क्या करते थे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कोई कह दे कि कल्याण सिंह को रिमोट कंट्रोल की बात कोई चला ले, वो नहीं चला। तब जो मेयर बाद में हुए डॉक्टर राय थे, डॉक्टर शर्मा थे, डॉक्टर अरोड़ा थे, ये बड़े बड़े डॉक्टर सब वहाँ थे। उन्होंने सारे डॉक्टरों को लखनऊ बाहर किया और बाहर के लोगों को यहाँ बुला दिया, और उसके बाद चले गए 1 महीने के लिए बाहर। और उसमें कह गए कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आगे उसको सस्पेंड कर दो। 100% कंप्लाइंस। सिंह साहब, आते हैं पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी पर। आपने राज बब्बर जी के साथ और निर्मल खत्री साहब के साथ
आज जब आते थे तो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ क्या कहते हैं, दिन भर दिल्ली में घूमते रहते थे। लेकिन अब वो हमारे मंत्री भी हो गए, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, सेक्टर में भी रहे, स्टेट में भी रहे। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे जब वो पत्रकार थे। उनके सारे मैंने बहुत सारा क्या कहते हैं काम किया, और आज भी वो हमको एकदम अपने मित्र की तरह से मानते हैं। ये नहीं करते हैं कि कोई मतलब उसके अंदर कोई समस्या है, कोई बात हो, तो ये सारे लोग जब पढ़ते हैं तो खुशी उसमें कोई बरार नहीं। सिंह साहब, बहुत अच्छी बात आपने कहा। किसी दार्शनिक ने कहा है कि सहमे दिल और थके पाँव, सहमे दिल और थके पाँव, इससे न सियासत चलती है और न जिंदगी। एक तरह से कांग्रेस का संक्रमण काल, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जिस 2 MLA हैं आपके, वीरेंद्र चौधरी और मोना जी, 2 विधायक हैं, 17 सीटों पर, पार्लियामेंट सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में। 2 चरण का चुनाव वोट पड़ चुका है, तीसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है। ऐसे कांग्रेस में, कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन? देखिए, राजनीति में कोई मरता नहीं। एक उदाहरण दूंगा आपको, मोरारजी देसाई को 69 में इंदिरा जी ने हटा दिया और उसके बाद मोरारजी देसाई को पता नहीं चला, लेकिन 77 आते आते ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो देश के प्रधानमंत्री, वो अपनी जगह पर लगे हुए थे। तो और कभी कोई सोच सकता है कि राजनारायण जी इंदिरा जी को हरा देंगे, लेकिन उन्होंने हरा दिया। तो राजनीति में कोई न तो दल बनता है और न तो कोई व्यक्ति बनता है, अगर वो राजनीति के अंदर क्या कहते हैं काम करना है। तो इस समय कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है और हमारी पार्टी इस स्थिति भी नहीं थी कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ते, क्योंकि हमारे नेतृत्व इसको देखा समझा, ये उनकी महानता है नेतृत्व, क्योंकि वो उस समय हमें भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना था, मोदी जी को हराना था, तो सबके साथ में समझौता करना ही करना था। वरना 545 सीटों में कांग्रेस 317 सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करती, कम से कम 450-500 सीट पर तो लड़ती ही लड़ती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने त्याग किया और आज स्थिति देख रहे हैं आप कि गठबंधन की स्थिति इतनी मजबूत हो रही है, जहां जहां लड़ रही है वहां लड़ती हुई दिख रही है और जीतती हुई दिख रही है। तो इसलिए इस सब चीजों में समय आएगा, कांग्रेस फिर मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होगी। हम संगठन में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो चूंकि इतना बिगड़ चुका है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जब पेड़ नया लगता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो दिखेगा फल भी। सिंह साहब, आपके दोनों नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्राओं का जो सिलसिला शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने उनके जेरे क़यादत में, एकदम उनका व्यक्तित्व, सियासी व्यक्तित्व दिख रहा है, पूरे देश में चर्चा, पूरे विश्व में चर्चा है। आपकी दूसरी नेता प्रियंका गांधी जी, अब उनके भाषण में जो गंभीरता, जो सहनशीलता, अध्यात्म, सियासत, सामाजिक जीवन, हर पहलू को वो छूती है। इन दोनों तो निर्मल जी को जो संगठन का अनुभव है, मैं समझता हूँ जो वर्तमान परिस्थिति में एक अविनाश पांडे जी को छोड़ दिया जाए हमारे इसमें प्रकार, तो उतना बढ़िया कोई संगठन का माहिर आदमी है। तो राज बब्बर जी के कार्यकाल भी अच्छा था, उसमें कोई खराबी नहीं थी, और चूंकि वो एक सेलिब्रिटी थे और उनका एक अपना औरा था, जहाँ भी कहीं खड़े हो जाते थे वहाँ 1000 आदमी खड़ा हो जाता था उनको सुनने के लिए, और वो सबको ले के चले। ये पार्टी का दुर्भाग्य था कि पार्टी उसमें आगे नहीं बढ़ पाई, हमारा संगठन नहीं काम कर पाया, नहीं तो राज बब्बर जी भी अच्छे नेता थे। सिंह साहब, आपके कई साथी सियासत में, कोई सदन में है, विधायक है, कोई मेंबर पार्लियामेंट है, कोई राज्यसभा है। जब से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आपके एक नज़दीकी साथी जो आपके साथ थे, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, और देवरिया पार्लियामेंट से गठबंधन में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में चर्चा थी कि जो चुनाव हो रहा बाई इलेक्शन राजधानी लखनऊ में, आपको कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बना सकती है। जब अलायंस नहीं तब चर्चा थी कि आपको आजमगढ़ में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। परिस्थितियां जरूर बदल रही हैं। आपके कई साथी, मैंने शुरुआत में कहा कि सदन में है, सदन ना जाने का कोई मलाल? ठीक है, सदन तो हर व्यक्ति जाना चाहता है, हर राजनेता की ये आवश्यकता होती है। मलाल से राजनीति नहीं चलती, आगे से और कम से राजनीति। और
कर्म और भाग में कोई कमी रह जाती है तो आदमी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, उससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई साथी आगे बढ़ता है तो उससे सकता हो। अखिलेश जी विधायक है और उसके बाद क्या कहते हैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब बहुत खुश है कि वो उसको चुनाव लड़ने जीत जाएंगे तो हमारा अधिकार उनके ऊपर हो, और कोई दूसरा जीतेगा तो वो अधिकार हमारे पर हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे मित्र डॉक्टर संजय सिंह थे, जगदम्बिका पाल थे जो अब दूसरी पार्टी में है, तो संजय सिंह जो थे वो आज जब आते थे तो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ क्या कहते हैं दिन भर दिल्ली में घूमते रहते थे। लेकिन अब वो हमारे मंत्री भी हो गए, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, सेक्टर में भी रहे, राजीव शुक्ला जी हमारे साथ थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे जब वो पत्रकार थे, उनके सारे मैंने बहुत सारा क्या कहते हैं काम किया और आज भी वो हमको एकदम अपने मित्र की तरह से मानते हैं। ये नहीं करते हैं कोई मतलब उसके अंदर कोई समस्या है कोई बात हो, तो ये सारे लोग जब पढ़ते हैं तो खुशी उसमें वो बड़ा नहीं। सिंह साहब बहुत अच्छी बात आपने कहा, किसी दार्शनिक ने कहा है कि सहमे दिल और थके पाँव, सहमे दिल और थके पाँव, इससे न सियासत चलती है और न जिंदगी। एक तरह से कांग्रेस का संक्रमण का देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जिस 2 MLA हैं आपके वीरेंद्र चौधरी और मोना जी, 2 विधायक हैं, 17 सीटों पर पार्लियामेंट सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में। 2 चरण का चुनाव वोट पड़ चुका है, तीसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है। ऐसे कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन? देखिए राजनीति में कोई बदता नहीं। एक उदाहरण दूंगा आपको, मोरारजी देसाई को 69 में इंदिरा जी ने हटा दिया और उसके बाद मोरारजी देसाई को पता नहीं चला, लेकिन 77 आते आते ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो देश के प्रधानमंत्री वो अपनी जगह पर लगे हुए थे। तो और कभी कोई सोच सकता है कि राजनारायण जी इंदिरा जी को हरा देंगे, लेकिन उन्होंने हरा दिया। तो राजनीति में कोई न तो दल बनता है और न तो कोई व्यक्ति बनता है, अगर वो राजनीति के अंदर क्या कहते हैं काम करता है। तो इस समय कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है और हमारी पार्टी इस स्थिति भी नहीं थी कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ते, क्योंकि हमारे नेतृत्व इसको देखा समझा, ये उनकी महानता है नेतृत्व, क्योंकि उस समय हमें भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना था, मोदी जी को हराना था, तो सबके साथ में समझौता करना ही करना था। वरना 545 सीटों में कांग्रेस 317 सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करती, कम से कम 450-500 सीट पर तो लड़ती ही लड़ती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने त्याग किया और आज स्थिति देख रहे हैं आप कि गठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है, जहां जहां लड़ रही है वहां लड़ती हुई दिख रही है और जीतती हुई दिख रही है। तो इसलिए इस सब चीजों में समय आएगा, कांग्रेस फिर मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होगी। हम संगठन में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो चूंकि इतना बिगड़ चुका है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जब पेड़ नया लगता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो दिखेगा फल भी। सिंह साहब, आपके दोनों नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्राओं का जो सिलसिला शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने उनके जेरे क़यादत में, एकदम उनका व्यक्तित्व, सियासी व्यक्तित्व दिख रहा है, पूरे देश में चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा है। आपकी दूसरी नेता प्रियंका गांधी जी, अब उनके भाषण में जो गंभीरता, जो सहनशीलता, अध्यात्म, सियासत, सामाजिक जीवन, हर पहलू को वो छूती है। इन दोनों देखिए, ये हमारे पार्टी की मेन स्तंभ है और हमारी पार्टी की आन बान शान है। इन दोनों नेताओं पर ही पूरी पार्टी का दारोमदार इस पर बना हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी इन लोगों पर पूरा भरोसा रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ये पार्टी को आगे ले जाकर बढ़ाएंगे। वो जो प्रयास कर रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर जिस मेहनत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कम लोगों को आपने बढ़ते हुए देखा होगा। जैसे मोरारजी देसाई जी 82 वर्ष की उम्र में प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ताजुब नहीं कि इसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी इनके पास भी आ जाए। तो हमारे नेता इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं राहुल जी ने मामूली मेहनत नहीं किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी पद यात्रा कोई भी इस तरह से कर नहीं सकता, और जिस परेशानी में उन्होंने किया, वो जो उन्होंने अपना बयान किया था, वो भी इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं और जिस तरह से वो लगी हुई है जी जान से, हताश बिल्कुल नहीं हुई कि कोई चीज़ गड़बड़ी हो जाती है तो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हताश नहीं है, पूरे लगन के साथ कर रही है काम। और पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस इस समय जो है एक पैर पे खड़ी। सबको थोड़ा सा जरूर होता है भाई कि हम कम सीटों पे लड़ रहे हैं, ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को इसका मलाल नहीं है। शुरू में होता है, लेकिन चुनाव आ गया मैदान में तो अब पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और इस समय यहाँ पे पहला मौका है कि अगर हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो अध्यक्ष कोई कार्यवाहक नहीं हुआ है, हटा के मोना जी को सौंप दिया है। ये पहला मौका है जबकि किसी कार्यवाहक अध्यक्ष को यहाँ नियुक्त नहीं किया गया चुनाव के समय, वरना किसी न किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। मोना जी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश कार्यालय का काम और पूरे कोऑर्डिनेशन का काम सब कुछ वो कर रहे हैं यहाँ पे, और किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। जितने पुराने कांग्रेस के गर्वश थे सबको उन्होंने इसमें समायोजित किया, सबको किसी ने कोई जिम्मेदारी दी ताकि सब लोग मिलजुल के इस इलेक्शन में काम करें, और वो दिख रहा है। सिंह साहब, एक नितांत व्यक्तिगत सवाल, इतनी उम्र, आप निजी क्षेत्र में भी रहे, सरकार के जिम्मेदार पदों पर रहे, कई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का आपको मौका मिला, बहुत जिम्मेदारी निभाई आपने, सियासी जीवन भी लंबे समय से आपका है, आप हमेशा फिट फाट खुश रहते हैं। पूरी यूपीसीसी में चर्चा रहती है कि ओमकार नाथ सिंह बिल्कुल फिट फाट और हंसते मुस्कुराते, इसका राज क्या है? ये ईश्वर की कृपा है, इसमें कोई दूसरा राज नहीं है। और जिन राजनेताओं के साथ इस बात से मेरा संबंध रहा वो भी बड़े फिट थे। देखिए, जब राजनीति हो रही है, बात हो रही है, तो इस चर्चा में मैं राजमंगल पांडे जी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। राजमंगल पांडे जी ही वो व्यक्ति थे जो मुझे इस सरकारी सेवा में लाए। अच्छा, हाँ, मेरा इलाहाबाद उन्होंने अपॉइंटमेंट कराया था। मैं उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार में चार्टी मिनिस्टर भी थे। हाँ, वो तो बाद में हुए, मैं 74 की बात कर रहा हूँ। कमरा जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ मिनिस्टर थे, तो राजमंगल पांडे जी मुझको सरकारी सेवा में लाए थे। मैं उनकी वजह से ही आज जो मैं इस मुकाम में पहुँचा हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसे मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। वो मेरे लिए मेरे पिता के समान ही थे और बहुत ही मुझको स्नेह करते थे, अपने बच्चे के समान। धन्यवाद सिंह साहब। ये थे ओमकार नाथ सिंह। और दूसरा मैं आपको याद करूँगा, जो आपने बताया कि वो चुस्त रहते थे, जितेंद्र प्रसाद जी, वो प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे, लेकिन उनसे मेरी बड़ी अटूट मित्रता थी। इतनी अच्छी मित्रता थी कि हम और वो नित्य डेली नेहरू पार्क में टहलते थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोग 6-7 साल लगातार टहलते रहे। एक हम लोग का ग्रुप बन गया था वहाँ का, जिसमें क्या कहते सब आते थे, वहाँ बैठते थे। जिसमें जितेंद्र प्रसाद जी थे, एक बिहार के एमपी थे वो थे, एक मलिक साहब थे, एक ये प्रेम प्रकाश जी थे, वो भी बिहार के एमपी थे, जो क्या कहते हैं इनके जो फाइनेंसर थे लालू यादव जी के, प्रेम गुप्ता जी थे। और एक क्या कहते हैं वही जॉर्ज साहब आया करते थे, जॉर्ज। तो हम लोग सब एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, वहाँ बड़ी देर तक बातचीत होती थी, सब लोग अपना एक्सरसाइज करके वहीं आते थे, फिर थोड़ी एक्सरसाइज वहीं करते तो वहीं बात करते, तो वैसे सिस्टम एक रूटीन बना हुआ था। कभी कभी रात में पार्टी वार्टी होती थी तो हम लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो इन दो लोगों को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता हूँ, जितेंद्र प्रसाद, राजबब्बर जी, डॉक्टर संजय सिंह। प्रमोद तिवारी जी बहुत मानते थे मुझको। प्रमोद तिवारी जी तो मेरी लड़की की शादी में आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2.5 घंटे तक है। 1998 मैंने दिल्ली से शादी की थी, उसमें 2.5 घंटे तक पूरा है। तो ये हमारा प्रेम था, जो आपने कमाया, ये आपकी थाती है। और सब लोग और मैं अपने को खुश नसीब समझता हूँ कि बड़े बड़े नेता मुझको अपने मित्र की तरह से मानते थे। तब मैं अधिकारी था, उसको मित्र कैसे मानते थे, कभी ये नहीं उन्होंने दिखाया कि मैं मिनिस्टर हूँ और तुम मेरे बाप हो। ये संबंध था। ये थे जिंदा दिल सियासतदान ओमकार नाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे स्पेशल पॉडकास्ट कार्यक्रम कॉफी विद ओपी में। एक शेर जरूर पढ़ूंगा मैं सिंह साहब के सम्मान में। याद देती है गर्दिशे दौरा, याद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। याद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। जिंदगी जब मौत से टकराती है, मौत झुककर सलाम करती है।
जिंदगी जब मौत से टकराती है, मौत झुककर सलाम करती है। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम कॉफी विद ओपी। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी सियासी शख्सियत के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत को दशा और दिशा देना चाहती है। धन्यवाद, नमस्कार।